आज के लीगल वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आने वाले जमानत शब्द का संपूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि जमानत से क्या तात्पर्य है, जमानत के संबंध में सिद्धांतों को बताइए। तो इसका उत्तर है जमानत शब्द दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं है। इसमें एक वाद आया था चंपालाल वी जैन बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने जमानत शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि जमानत का अर्थ किसी व्यक्ति से नियत तारीख को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए प्रतिभूति है। लेक्सिकन विधि के अनुसार जमानत अभियुक्त व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थित होने की वह प्रतिभूति है जिसको देने पर अन्वेषण, जांच अथवा विचारण की लंबित अवस्था में छोड़ दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि जमानत से तात्पर्य है गिरफ्तार या बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसकी उपस्थिति हेतु सुरक्षा अथवा प्रतिभूति के आधार पर मुक्त या स्वतंत्र कराना है। उपरोक्त परिभाषा से जमानत से निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, यह एक प्रतिभूति है जो किसी अन्य व्यक्ति के वचन पर दी जाती है। दूसरा पॉइंट, यह प्रतिभूति अभियुक्त को मामले के अन्वेषण या विचारण के दौरान विधि की अभिरक्षा से स्वतंत्र रखने के लिए दी जाती है। तीसरा पॉइंट, इस प्रतिभूति का उद्देश्य अभियुक्त व्यक्ति को यथा निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने एवं स्वयं को न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा निर्णय के लिए सौंपना होता है। चौथा पॉइंट, यह प्रतिभूति व्यक्तिगत या सांप्रतिक होती है। अगला है इसमें जमानत के संबंध में सिद्धांत। चलिए इसे देख लेते हैं। जमानत के संबंध में न्यायालयों तथा पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 पर है, यदि अपराध जमानतीय हो तो उन मामलों में अभियुक्त को अधिकार स्वरूप जमानत पर छोड़ देना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यदि अपराध अजमानतीय है तो उन मामलों में अभियुक्त का जमानत पर रिहा किया जाना न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट, यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय हो तो ऐसे मामलों में दंडाधिकारी द्वारा जमानत नहीं दी जाएगी, किंतु यदि अभियुक्त व्यक्ति महिला हो या 16 वर्ष से कम आयु का हो या रोगी हो तो ऐसी परिस्थिति में दंडाधिकारी को जमानत देने का विवेकाधिकार प्राप्त है। फोर्थ पॉइंट, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जमानत दिए जाने के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। फिफ्थ पॉइंट, जमानत की नीति जमानत देने की है। जमानत पर न छोड़ना मात्र एक अपवाद है। अपराध का गंभीर होना जमानत अस्वीकृत करने का कोई निर्णायक आधार नहीं है। नंबर 6 पॉइंट, सामान्यतः जब तक परिस्थितियां अभियुक्त के फरार होने या उसके द्वारा अपराध के दोहराए जाने या गवाहों को धमकाने या अन्य प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करने का संकेत न देती हों, तब तक अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना न्याय संगत होगा। जमानत में अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना कब आज्ञापक है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना आज्ञापक है। नंबर 1, जहां गिरफ्तार व्यक्ति पर किसी गैर जमानती अपराध का अभियोग न हो। धारा 436 के अनुसार जब किसी जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है अथवा न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा या लाया जाता है और वह जमानत देने को तैयार है, तब ऐसा पुलिस अधिकारी या न्यायालय जिसकी अभिरक्षा में वह व्यक्ति है उसे जमानत पर रिहा कर देगा। किंतु ऐसा पुलिस अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति के जमानत लेने के बजाय उसको हाजिर होने के लिए प्रतिभू रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है। धारा 436 की उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उपस्थिति के समय तथा स्थान के बारे में जमानत की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो न्यायालय उसी मामले में
किसी पश्चातवर्ती अवसर पर उपस्थित होने पर जमानत पर छोड़ने से इनकार कर सकता है। धारा 440 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक बंधपत्र की राशि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नियत की जाएगी, जो अत्यधिक नहीं होगी। धारा 440 की उपधारा 2 के अनुसार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित राशि घटाई जाए, किंतु जमानत अस्वीकृत होने पर धारा 436 की उपधारा 1 के अधीन अपील का कोई अधिकार नहीं है। केवल धारा 439 की उपधारा 1 के तहत सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है युक्त आधार का अभाव। धारा 437 की उपधारा 2 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर अजमानती अपराध के कारित किए जाने का अभियोग है और यदि ऐसे पुलिस अधिकारी या न्यायालय को यथास्थिति अन्वेषण, जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में तथा जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तब ऐसी जांच के लंबन के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और नंबर तीसरा पॉइंट है जहां विचारण 60 दिन के अंदर समाप्त न हो। धारा 437 की उपधारा 6 के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में किसी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण साक्ष्य लेने के लिए नियत प्रथम तिथि से 60 दिन के अंदर पूरा न हो जाता है और यदि ऐसा व्यक्ति उस अवधि के दौरान अभिरक्षा में रहा है तो मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। नंबर 4 पॉइंट है विचारण की समाप्ति किंतु निर्णय से पूर्व अभियुक्त का जमानत पर छोड़ा जाना। धारा 437 की उपधारा 7 के अनुसार अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण समाप्त हो जाने के बाद तथा निर्णय दिए जाने के पूर्व न्यायालय की यह राय है कि यह विश्वास करने का उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा अभियुक्त व्यक्ति अभिरक्षा में है, तो वह अभियुक्त को निर्णय सुनने के लिए अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूत रहित बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ दिया जाएगा। नंबर 5वां पॉइंट है जहां अन्वेषण नियत समय में पूर्ण न हो सके। धारा 57 के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया कोई व्यक्ति 24 घंटे से अधिक समय के लिए निरुद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस अधिकारी अन्वेषण हेतु अभियुक्त को लंबी अवधि तक निरुद्ध करना आवश्यक समझता है तो वह इस हेतु संहिता की धारा 167 के अधीन दंडाधिकारी से विशेष आदेश प्राप्त करेगा। धारा 167 की धारा 2 के अनुसार दंडाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अभियुक्त की कुल निरुद्धि अवधि निम्नलिखित सीमा को पार नहीं करेगी। नंबर 1, 90 दिन उन मामलों में जहां अन्वेषण किसी ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। सेकंड पॉइंट, 60 दिन जब अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित है। उपरोक्त समय अवधि के व्यतीत हो जाने के बाद अपराध चाहे जमानती हो या अजमानती, दोनों ही परिस्थितियों में अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है। जमानत में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि अजमानती अपराध की दशा में कब जमानत दी जा सकती है। इसका उत्तर देख लेते हैं। अजमानती मामलों में जमानत का दिया जाना केवल विवेकात्मक अधिकार है। अजमानती अपराध का अभियुक्त अधिकार के रूप में जमानत की मांग नहीं कर सकता, किंतु जब विवेक का प्रयोग न्यायालय के संदर्भ में किया जाता है तब इसका तात्पर्य विधि द्वारा मार्गदर्शित नियम के अनुसार विवेक से होता है। न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है वह यह है कि आपराधिक कार्रवाई की लंबित अवस्था में अभियुक्त के निरोध का उद्देश्य दंड नहीं है। विधि की नीति जमानत देने की है। जमानत पर रिहाई एक नियम है
और जमानत पर न छोड़ना मात्र एक अपवाद है। इसमें एक वाद आया था, गुड्डी कांति नरसिंह महलू बनाम लोक अभियोजक आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने निम्नलिखित बिंदुओं को जमानत देते समय ध्यान आकर्षित करना आवश्यक बताया। यह अजमानती मामलों में बताया गया है। नंबर 1 पॉइंट है, अभियुक्त का चरित्र। यदि अभियुक्त की प्रवृत्ति सदैव अपराध घटित करने की है तो उसे जमानत पर कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता। थर्ड पॉइंट, अभियुक्त का स्वास्थ्य, आयु एवं लिंग। फोर्थ पॉइंट, अभियुक्त के फरार होने की संभावना। पांचवा पॉइंट, जमानत पर छूटने पर समाज पर पड़ने वाला प्रभाव। सिक्स पॉइंट, जमानत पर छूटने पर बदला लेने की संभावना। सातवां पॉइंट, अभियुक्त द्वारा अपराध करने की परिस्थितियां। धारा 437 की उपधारा 1 के अनुसार जब कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या सत्र या उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष अर्थात मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। परंतु पहला पॉइंट, यदि विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है तो वह जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सेकंड पॉइंट, यदि अपराध संज्ञेय है और इसके पूर्व मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध के रूप के लिए दोषित किया जा चुका है। थर्ड पॉइंट, 2 या 2 से अधिक अवसरों पर 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम अपराध के लिए दोषित किया जा चुका है। उपरोक्त अपराधों के मामलों में मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार नहीं दिया गया है, परंतु उपरोक्त मामलों में मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है यदि वह व्यक्ति कोई महिला है या 16 वर्ष से कम आयु का है या रोगी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का अधिकार केवल मजिस्ट्रेट को दिया गया है, पुलिस अधिकारी को नहीं। धारा 437 की उपधारा 4 के अनुसार जमानत पर किसी व्यक्ति को छोड़ने वाला पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। जमानत में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि सशर्त जमानत से आप क्या समझते हैं एवं सशर्त जमानत के उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। सशर्त जमानत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 की उपधारा 3 सशर्त जमानत से संबंधित है। जब मजिस्ट्रेट अजमानती अपराध के मामले में किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ता है तो जमानत पर छोड़ते समय कुछ शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात जब मजिस्ट्रेट अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को शर्त के साथ जमानत देता है तो उसे सशर्त जमानत कहा जाता है। अगला है सशर्त जमानत का उद्देश्य। सशर्त जमानत के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, यह आश्वस्त करने के लिए कि जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति जमानत के निष्पादित बंद पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा। सेकंड पॉइंट, जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति उसी कोटि के अपराध का जिसका अभियोग या शंका उस पर है कारित नहीं करेगा। नंबर 3, जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय या पुलिस अधिकारी को कोई तथ्य बताना चाहता है उसको उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा। नंबर 4 पॉइंट, न्याय हित में कोई ऐसी शर्त जिसे न्यायालय आवश्यक समझे। हर जमानती अपराध के मामले में शर्त आरोपित नहीं की जा सकती। धारा 437 की उपधारा 3 स्पष्ट कर देती है कि निम्नलिखित अपराधों के मामलों में ही शर्त आरोपित की जा सकती है। नंबर 1, जहां अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, या सेकंड पॉइंट, यदि अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6, अध्याय 16 तथा अध्याय 17 के अधीन किया गया हो। नंबर 3 पॉइंट, जहां उपरोक्त दोनों प्रकार के अपराधों को करने का प्रयत्न किया जाता है, दुष्प्रेरण किया जाता है या षड्यंत्र किया जाता है। जमानत में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि जमानत की निरस्ती किसे कहते हैं एवं जमानत की निरस्ती के आधार बताइए। इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले जमानत की निरस्ती देख लेते हैं। जमानत की निरस्ती जमानत के आदेशों में ही अंतर्निहित होती है।
और न्यायालय कभी भी उसे वापस ले सकता है या उसे निरस्त कर सकता है। जमानत के निरस्ती के संबंध में संहिता में निम्नलिखित उपबंध हैं। नंबर 1, धारा 437 की उपधारा 5। धारा 437 की उपधारा 5 के अनुसार यदि कोई न्यायालय जिसने अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा है आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और उसे अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। सेकंड पॉइंट, धारा 439 की उपधारा 2। धारा 439 की उपधारा 2 सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को विशेष शक्ति प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा जा चुका है गिरफ्तार करने का निर्देश दे सकता है और अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। दिल्ली प्रशासन बनाम संजय गांधी एक वाद आया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि धारा 439 की उपधारा 2 के अधीन जमानत रद्द करने के लिए एक प्रमाणिक प्रथम दृष्टा कारण अवश्य होना चाहिए। केवल साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से ही जमानत रद्द करने का कारण उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है धारा 482। धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अंतर्निहित शक्ति के अंतर्गत भी जमानत को रद्द कर सकता है। अगला पॉइंट आता है इसमें जमानत की निरस्ती के आधार। इसे देख लेते हैं। जमानत की निरस्ती के आधार के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता मौन है। इसमें एक वाद आया था इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम जॉर्ज विलियम। इस मामले में उन परिस्थितियों का निर्धारण किया गया जिसमें किसी व्यक्ति को दी गई जमानत रद्द की जा सकती है, जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने गुरचरण सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कर दी थी। ये आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अपराधी ने जमानत पर छूटने पर पुनः वही अपराध किया है। सेकंड पॉइंट, वह अन्वेषण की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहा है तथा अपराध से संबंधित तथ्य एवं वस्तुओं को अपने कब्जे में ले रहा है। तीसरा पॉइंट, अभियोजन के साक्ष्यों को वह तोड़ रहा है तथा डरा धमका रहा है। फोर्थ पॉइंट, वह फरार हो रहा है तथा अपने जमानतदारों से नियंत्रण से परे हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट यह है कि विचारण के लिए अपेक्षित समय पर अभियुक्त व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है। जमानत में अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित सिद्धांत को बताइए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल धारा 438 उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देने की शक्ति प्रदान करती है। अग्रिम जमानत से तात्पर्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पूर्व ही उसे जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र, इसे देख लेते हैं। धारा 438 की उपधारा 1 के अनुसार गिरफ्तारी की आशंका से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देगा तथा न्यायालय को निम्नलिखित बिंदुओं पर संतुष्ट करेगा। नंबर 1 पॉइंट है यह कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में विश्वास करने के युक्तियुक्त कारण हैं। सेकंड पॉइंट यह है कि उसकी गिरफ्तारी किसी अजमानती अपराध के संबंध में हो सकती है। प्रार्थना पत्र दिए जाने पर अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देने से पहले उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा। नंबर 1, अभियोग की प्रकृति और गंभीरता। नंबर 2, क्या आवेदक को संज्ञेय अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषित किया जा चुका है। नंबर 3 पर है न्याय से भागने की आवेदक की संभावना। नंबर 4, क्या आवेदक को गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है। उपरोक्त बातों पर विचार करने उपरांत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय तत्काल आवेदन पत्र को अस्वीकार करेगा या अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देगा। जहां उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय ने अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया है, वहां पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि ऐसे आवेदन में
आशंकित अभियोग के आधार पर आवेदक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। जहां उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं करता है, वहां अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश दे सकता है कि जब भी पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और वह जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। जहां उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय आवेदन पत्र को मंजूर करता है, वहां वह तत्काल इसकी सूचना 7 दिन के अंदर पुलिस अधीक्षक एवं लोक अभियोजक को देगा। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देते समय कुछ शर्तें भी आरोपित कर सकता है, जो इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 पर है यह कि अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने वाला व्यक्ति जब भी आवश्यक हो पुलिस अधिकारी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध रहेगा। सेकंड पॉइंट, वह व्यक्ति जिसे अग्रिम जमानत दी गई है किसी ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय या पुलिस के समक्ष मामले से संबंधित कोई तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा करने से विरत रहने के लिए किसी प्रकार की धमकी, वचन या लालच नहीं देगा। नंबर 3, वह व्यक्ति जिसको अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश दिया गया है न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा। नंबर 4, न्याय हित में कोई अन्य शर्त। अगला पॉइंट है इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत के संबंध में निर्धारित सिद्धांत। इसे देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न विनिश्चयों से अग्रिम जमानत के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, अग्रिम जमानत के संबंध में निर्देश देने का अधिकार उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय का समवर्ती अधिकार है। अतः यदि सत्र न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो उन्हीं आधारों पर अग्रिम जमानत का निर्देश प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र उच्च न्यायालय को नहीं दिया जा सकता। सेकंड पॉइंट, अग्रिम जमानत केवल अजमानती अपराध के मामलों में ही दी जा सकती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अपराध संज्ञेय प्रकृति का ही हो। थर्ड पॉइंट, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब अभियुक्त पर अजमानती अपराध का अभियोग लगा दिया गया हो, अन्यथा नहीं। फोर्थ पॉइंट, धारा 438 के अंतर्गत दी जाने वाली अग्रिम जमानत असीमित तथा अनियंत्रित नहीं हो सकती, बल्कि उसमें सारी शर्तें अंतर्निहित हैं जो धारा 43 में उल्लिखित हैं। पांचवा पॉइंट, सामाजिक एवं आर्थिक प्रकृति की गंभीर अपराधों के मामलों में धारा 438 का प्रयोग कर अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 6 पॉइंट, जब अभियुक्त पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग हो तथा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय उक्त अभियोग से संतुष्ट हो तो उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 7 पॉइंट, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक अभियोजन पक्ष को अपनी बात रखने का मौका न दिया जाए। अगला पॉइंट आता है इसमें अग्रिम जमानत के संबंध में आलोचना एवं प्रशंसा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में उपबंधित अग्रिम जमानत की आलोचना एवं प्रशंसा दोनों की जाती रही है। आलोचनाओं के आधार यह है कि उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय को विशेषाधिकार दिए जाने से प्रभावशाली या दबंग अपराधी अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान स्वतंत्र होकर पुनः अपराध करने के लिए उत्प्रेरित होंगे एवं परिणामतः उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति भयवश गवाही नहीं देगा। स्पष्ट है कि इसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरी तरफ धारा 438 की प्रशंसा इस आधार पर की जाती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तथा अन्य किसी प्रकार के आपराधिक मामले तैयार कराकर गिरफ्तार करने के लिए काम में लाए जाने वाले हथकंडों में फंसाना अग्रिम जमानत के रहते कठिन होगा। इस प्रकार अग्रिम जमानत गलत हथकंडों से बचने का एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।